आप मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाला सभी क्लासेस 12th बीकॉम एमकॉम का वीडियो आपके पास पहुंचे। तो चलिए हम केस स्टडी देखते हैं, ठीक है। देखिए प्रश्न संख्या 1 है, क्वेश्चन नंबर, यह फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो आपको बिजनेस स्टडी बुक दिया गया है उसी के साथ फ्री में देता है, यह केस स्टडी का बुक, ठीक है। तो वही है मेरे पास, मैं आपको पहले ही बता दिया था कि मेरे पास हिंदी में है, तो मैं आपको समझाऊंगा, इंग्लिश मीडियम में जो बच्चे हैं उनको भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखिए लिखा हुआ है कि लोटस फूड लिमिटेड एक मल्टीनेशनल कंपनी है। मल्टीनेशनल कंपनी मतलब एक विदेशी कंपनी है, ठीक है। और मिस्टर राघव चड्ढा उसमें क्या है, एक फाइनेंस मैनेजर है। वह समतांशधारी यानी कि इक्विटी शेयर होल्डर द्वारा विनियोजित धन के बाजार मूल्य में वृद्धि करने का प्रयास कर रहा है। वो मिस्टर राघव चड्ढा सोचता है कि जो इस कंपनी में शेयर इन्वेस्टमेंट किया है उसके शेयर होल्डर के मार्केट वैल्यू को बढ़ाना चाहता है, उस शेयर के मार्केट वैल्यू को, ठीक है। और उन्होंने 10वीं +2 यानी कि 12वीं के कक्षा बिजनेस स्टडी में उन्होंने पढ़ रखा हो कि ऐसा तभी संभव हो सकता है। क्या चीज़ संभव हो सकता है, यानी कि शेयर के मार्केट वैल्यू तभी बढ़ सकता है जब शेयर के मार्केट प्राइस में वृद्धि हो। और यह तभी संभव है, और शेयर के मार्केट प्राइस में वृद्धि कैसे होगा, जब अनुकूलतम विनियोग निर्णय लिया जाएगा फाइनेंशियल मैनेजर के द्वारा, यानी कि ऑप्टिमम इन्वेस्टमेंट डिसीजन लिया जाएगा। यदि फाइनेंशियल मैनेजर के द्वारा अनुकूलतम पूंजी व्यवस्था निर्णय लिया जाएगा, यानी कि ऑप्टिमम फाइनेंशियल डिसीजन लिया जाएगा। यदि फाइनेंस मैनेजर के द्वारा अनुकूलतम लाभांश निर्णय लिया जाएगा, यानी कि ऑप्टिमम डिविडेंड डिसीजन, तो यह आसानी से यह सफलता प्राप्त किया जा सकता है। तो मैं आपको क्वेश्चन फिर से समझाता हूं। एक मल्टीनेशनल कंपनी है, उसमें मिस्टर राघव चड्ढा एक फाइनेंस मैनेजर है। वह चाह रहा है कि शेयर के मार्केट वैल्यू बढ़े, शेयर होल्डर का क्या हो, उसके शेयर का मार्केट वैल्यू बढ़े। और उसको यह भी पता है कि मार्केट वैल्यू कैसे बढ़ेगा, जब शेयर के मार्केट प्राइस में वृद्धि होगा। और यह भी उन्होंने 12वीं में पढ़ रखा है कि शेयर मार्केट प्राइस में वृद्धि कैसे होगा, जब एक फाइनेंस मैनेजर 3 मेन डिसीजंस अच्छा से लेगा तब। पहला क्या है, ऑप्टिमम इन्वेस्टमेंट डिसीजन, अनुकूलतम विनियोग निर्णय। दूसरा है अनुकूलतम पूंजी व्यवस्था निर्णय, ऑप्टिमम फाइनेंसिंग डिसीजन। और तीसरा है अनुकूलतम लाभांश निर्णय, ऑप्टिमम डिविडेंड डिसीजन। अब बताइए इसमें जो है किस फाइनेंशियल मैनेजमेंट के किस ऑब्जेक्टिव का चर्चा किया गया है, मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। सोचिए, मैं आंसर आपको बता देता हूं। इसका आंसर क्या होगा, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, ठीक है, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। अब आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। मिसिस रंजना भंडारी डेकोरेशन प्राइवेट लिमिटेड में क्या एक फाइनेंस मैनेजर है। मिसिस रंजना जी, वह कंपनी के वर्किंग कैपिटल की स्थिति को लेकर, यानी कि कार्यशील पूंजी की स्थिति को लेकर बहुत चिंतित है। उसे यह भी मालूम है कि यदि कार्यशील पूंजी वर्किंग कैपिटल आवश्यकता से बहुत अधिक होगा अथवा आवश्यकता से कम होगा तो दोनों ही परिस्थिति क्या होगा, संतोषजनक नहीं होगा। यदि कार्यशील पूंजी वर्किंग कैपिटल अधिक होने पर क्या होगा, दैनिक भुगतान तो आसानी से हो सकता है, यानी कि डे टू डे ट्रांजैक्शन आसानी से हो जाएगा, लेकिन इससे लाभों में कमी आएगी, यानी कि उसका प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाएगा। यदि वर्किंग कैपिटल्स अधिक मात्रा में होगा, ज़्यादा होगा, मैक्सिमम होगा, तो क्या होगा, डे टू डे ट्रांजैक्शन तो आसानी से होगा, लेकिन उसका प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाएगा, यानी कि उसका लाभ में क्या होगा, कमी आएगी। रंजना कंपनी में वर्किंग कैपिटल को चाहती है कि पर्याप्त मात्रा में बनाए रखने का सोच विचार करिए। बहुत अच्छा बात है, समझदार है, समझदार हो। अब बताइए कि वर्किंग कैपिटल के मात्रा से संबंधित 2 कंपोनेंट को जिसमें चर्चा किया गया, वो 2 मेन की कंपोनेंट क्या है, बताइए। क्या मैं पढ़ाया था आपको, बताइए। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन में आपने पढ़ा था, तो उसमें मैंने बताया था आपको कि वर्किंग कैपिटल्स क्या होना चाहिए, आवश्यकता से तो ज्यादा होना चाहिए, आवश्यकता से कम होना चाहिए, क्या होना चाहिए, सफिशिएंट होना चाहिए। मैं आपको एग्जांपल भी दिया था, 3 केसेस बताया था। तो क्या होगा इसमें 2 मेन की पॉइंट, बताइए, प्रॉफिटेबिलिटी और लिक्विडिटी।
ठीक है, अब आइए नेक्स्ट केस स्टडी पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, मैं पढ़ता हूं, ध्यान से सुनिए। बहुत ही आसान आसान केस स्टडी। आप लोग बेवजह में केस स्टडी से डर रहे थे, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। केस स्टडी तो मैं जैसे बोला था फूक मारेंगे उड़ जाएगा, वैसे ही उड़ रहा है ये केस स्टडी। देखिए पहला क्या है, तीसरा क्वेश्चन, मिसेस नीरज अग्रवाल केजरी लिमिटेड में क्या है, फाइनेंस मैनेजर है। केजरी लिमिटेड क्या है, कंपनी है, उसमें क्या है, फाइनेंस मैनेजर है मिस्टर नीरज अग्रवाल। कंपनी को 50 करोड़ रुपया चाहिए, बहुत कम अमाउंट है ना, 50 करोड़ रुपया चाहिए। और धन की व्यवस्था के लिए यानी कि उस मनी के लिए उन्होंने मिस्टर अग्रवाल को इक्विटी शेयर कैपिटल व डिवेंचर में से एक को चयन करना है। अब जो मिसेज अग्रवाल है, ये नीरज अग्रवाल, वो फाइनेंस मैनेजर है, वो उसको क्या है, पैसे चाहिए 50 करोड़ रुपया, लेकिन उसके पास 2 ऑप्शन है, या तो इक्विटी शेयर कैपिटल को चूज करें या तो डिवेंचर को चूज करें। पूर्ण छानबीन करने के बाद उसने निर्णय लिया कि डिवेंचर जारी करना उचित रहेगा। पूरी छानबीन किया, पूरा उन्होंने अपना दिमाग लगाया, अपना भेजा लगाने के बाद उन्होंने सोची कि हमको डिवेंचर ही जारी करना उचित रहेगा। यह अपना सुझाव उसने कंपनी के सीईओ को दिया, टॉप मैनेजमेंट को दिया, और सीईओ ने उससे पूछा कि आप इक्विटी शेयर यानी कि समता अंश को इग्नोर क्यों कर रहे हैं, अनदेखा क्यों कर रहे हैं। तो उन्होंने मिसेस अग्रवाल जी ने जवाब दिया कि डिवेंचर फाइनेंस का यानी कि ऋण पत्र वित्त का एक ऐसा स्रोत है, डिवेंचर फाइनेंस का एक ऐसा सोर्स है जिसका भविष्य में भुगतान करके कंपनी अपनी अस्थायी वित्तीय लागत फाइनेंशियल कॉस्ट के बोझ से मुक्त हो सकती है। ठीक है, मतलब वो बता रहे हैं कि डिवेंचर एक ऐसा है सोर्स जिसको हम बाद में क्या कर सकते हैं, हम उसको रिडीम करके इससे हम फुल्ली मुक्त हो सकते हैं। बिजनेस में जो भी प्रॉफिट होगा मेरा होगा, 2-3 साल इंटरेस्ट हमको पेमेंट करना पड़ेगा, बाद हम उसको रिडीम कर देंगे। हम डिवेंचर को कम ज़्यादा कर सकते हैं, हम चाहे तो 50% डिवेंचर रिडीम कर दें, चाहे 50% रखें, चाहे तो पूरा रिडीम कर दें। इसीलिए वो अपना ये सुझाव दे रही है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, फिक्स फाइनेंशियल कॉस्ट के बोझ से मुक्त हो जाएगा। तो बताइए एक उपयुक्त अनुच्छेद में फाइनेंस निर्णय यानी कि फाइनेंसिंग डिसीजन को प्रभावित करने वाले किस कंपोनेंट पे प्रकाश डाला गया है, यानी कि उसको हाईलाइट किया गया है। इसका डिसीजन क्या होगा, फ्लेक्सिबिलिटी। क्योंकि यदि डिवेंचर कंपनी में रहेगा तो क्या होगा, फ्लेक्सिबल होगा। आप जब चाहे तब उसको हटा सकते हैं, जब चाहे तब उसको इशू करके अपने कंपनी में जो फंड रेज कर सकते हैं। फ्लेक्सिबल इसका आंसर होगा। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4, माधव स्टोर लिमिटेड दैनिक उपयोग की वस्तुओं का एक बहुत बड़ा शोरूम है। जो हम डे टू डे वस्तु यूज में लाते हैं उसका एक बहुत बड़ा शोरूम है। इसका व्यवसाय अनेक शहरों में चल रहा है, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई, हैदराबाद, महाराष्ट्र, बिहार, बंगाल, अनेक शहरों में चल रहा है। माधव स्टोर क्या है, एक ख्याति प्राप्त नाम है, बिल्कुल उसका फेमस है, बच्चा बच्चा तक जानता है। यही कारण है कि इसका व्यवसाय खूब चलता है। लेकिन बाजार में मंदी काल, डिप्रेशन में के कारण पिछले कुछ समय से कंपनी का व्यवसाय कुछ ढीला चल रहा है, यानी कि उतना अच्छा बिक्री नहीं चल रहा है। कंपनी को धन की आवश्यकता है, व्यवसाय में बिक्री नहीं चल रहा है, उसको रेंट तो देना पड़ेगा, सैलरी को वर्कर को सैलरी देना पड़ेगा, उसकी धन की आवश्यकता है। लेकिन मिस्टर अंकित सिंगला क्या, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट उस कंपनी का, एक फाइनेंशियल सलाहकार है, कंसल्टेंसी सर्विस देता हूं। और कंपनी ने मिस्टर सिंगला के इसके बारे में सलाह देने को कहा, तो उसने सलाह दी कि जो मंदी काल है, जो डिप्रेशन है, इसमें लाभ कम होते हैं, इसलिए इन्वेस्टर को निश्चित अर्जित करने के उद्देश्य से वह ऋण पत्रों में विनियोग को प्राथमिकता देते हैं। मतलब क्योंकि मंदी काल में लाभ तो होता नहीं है, इसका मतलब क्या, यदि लाभ नहीं होगा मंदी काल में तो क्या होगा, मार्केट का शेयर प्राइस गिरेगा कि नहीं गिरेगा, गिरेगा। क्योंकि लाभ नहीं होगा तो डिविडेंड डिक्लेयर नहीं करेगा, डिविडेंड डिक्लेयर नहीं करेगा तो मार्केट का शेयर प्राइस क्या हो, कम होगा। जब मार्केट का शेयर प्राइस कम होगा तो कोई ऐसा इन्वेस्टर है, विनियोजक, जो कि चाहेगा शेयर में मैं पैसा लगाऊं, नहीं चाहेगा, वो चाहेगा डिवेंचर में मैं पैसा लगाऊं, क्योंकि डिवेंचर पे उसको प्रॉफिट हो ना हो उसको इंटरेस्ट तो मिलेगा। इसीलिए वो चार्टर्ड अकाउंटेंट ने बोला कि आप डिवेंचर जारी कीजिए, डिवेंचर जारी करना क्या रहेगा, ठीक रहेगा। ठीक है, तो आई होप ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा।
अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन आपसे पूछ क्या रहा है, ठीक है। उन्होंने सलाह तो दे दिया कि भाई साहब डिवेंचर इशू करो। अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, देखिए तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन पूछ रहा है, बताइए कि फाइनेंशियल डिसीजन को प्रभावित करने वाला जो कंपोनेंट है, फैक्टर अफेक्टिंग फाइनेंशियल डिसीजन, कौन सा कंपोनेंट का यहाँ पे चर्चा किया गया है। तो क्या मैं बताया था इसका, स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट। मैं आपको कॉन्सेप्ट में बताया था, जब मंदी रहता है तो लोग क्या करता है, शेयर में पैसा इन्वेस्टमेंट करना नहीं चाहता, वो चाहता है कि मैं डिवेंचर खरीदूं, क्योंकि डिवेंचर पर उसको इंटरेस्ट मिलता है। इसी पॉइंट का यहाँ पर चर्चा किया गया। कितना आसान क्वेश्चन है, ठीक है। एक और मैं देखता हूं लास्ट क्वेश्चंस। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। मेडिलैंड फार्मेसी लिमिटेड पिछले कई वर्षों से लगातार अच्छे लाभ अर्जित कर रहा है। देखिए लगातार कई वर्षों से, मतलब जैसे 2017 में भी उसका अच्छा लाभ हुआ था, 18 में भी, 19 में, 20 में भी अच्छा लाभ हुआ था। कंपनी इस वर्ष घोषित किए जाने वाले लाभांश का निर्णय लेना है। कंपनी को इस बार क्या करना है, डिविडेंड डिक्लेयर करने का एक डिसीजन लेना है। तो क्वेश्चन तो आपको यहाँ पे स्पष्ट हो जाना चाहिए, कहाँ का ये क्वेश्चन है, डिविडेंड डिसीजन का क्वेश्चन है ये। इस कंपनी की कैपिटल मार्केट क्या है, कैपिटल मार्केट में अच्छी गुडविल है, मतलब अच्छा गुडविल है कैपिटल मार्केट, मतलब क्या हिंट दे रहा है, अच्छा गुडविल है कैपिटल मार्केट में, आप आसानी से कैपिटल मार्केट से ला सकते हो जब भी आपको पैसे की जरूरत है। तो यही कारण है, इसके लिए पूंजी बाजार से धन व्यवस्था करना बिल्कुल क्या कठिन नहीं है। इस सब तथ्यों को ध्यान में रखते हुए कंपनी ने क्या किया है, गत वर्ष के लाभांश में 20% की वृद्धि कर दिया। पिछले बार जितना लाभांश डिविडेंड डिक्लेयर किया था, इस बार वो चाह रहा है कि मैं 20% की वृद्धि कर दूं। अरे भाई 20% की वृद्धि कर दो, चाहे 40% की वृद्धि करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं आपको क्या कॉन्सेप्ट समझाया था, यदि एक्सेस टू कैपिटल मार्केट, मतलब क्या, यदि आपका कैपिटल मार्केट में आसानी से कैपिटल मिल रहा है तो आप 20% डिविडेंड ज्यादा क्यों, आप 50% भी ज्यादा कर दो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। एक पॉइंट तो यहाँ पे इसका आंसर है, एक्सेस टू कैपिटल मार्केट। तो क्वेश्चन आपको क्या पूछ रहा था, लाभांश को डिविडेंड को प्रभावित करने वाला कौन कौन सा कंपोनेंट है, घटक है। तो पहला क्या था, एक्सेस टू कैपिटल मार्केट। यदि हमको कैपिटल मार्केट में आसानी से हम पूंजी हम प्राप्त कर सकते हैं तो डिविडेंड डिक्लेयर करो, ज्यादा भी कर दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये भी फैक्टर प्रभावित करता है। दूसरा क्या, देखिए आपको हिंट दे रहा है यहाँ पे कि कंपनी पिछले कई वर्षों से लगातार अच्छे लाभ अर्जित कर रही है। इसका मतलब क्या है, उसका अर्निंग क्या स्टेबल है, स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग। तो इसका मतलब क्या, स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग है, तो इस साल भी कंपनी क्या करेगा, डिविडेंड डिक्लेयर करेगा ही करेगा। तो ये भी फैक्टर क्या है, प्रभावित करता है। तो इसमें 2 पॉइंट था। देखिए टोटल एक्चुअली जो केस स्टडी बनाता है, जो है केस स्टडी एग्जाम में कहीं आसमान से नहीं टपकेगा, आपके पॉइंट से वो केस स्टडी बनाएगा। जब तक आपको कॉन्सेप्ट का पॉइंट क्लियर नहीं होगा, आपको पॉइंट याद नहीं होगा, तब तक केस स्टडी आपसे नहीं बनेगा। ठीक है, आप देख रहे सारा पॉइंट, सारा कॉन्सेप्ट से ही आ रहा है केस स्टडी। देखिए एक और मैं क्वेश्चन करूंगा। देखिए अब जो केस स्टडी है वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट को जो है एक और चैप्टर है, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर, वित्तीय ढांचा। ठीक है, हम उसको कंप्लीट करने के बाद फिर सारा केस स्टडी एक ही बार में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को बहुत कुछ समझ में आया होगा। ठीक है, तो आपको यदि अच्छा लगे वीडियो तो आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। किसी भी तरह का आपको प्रॉब्लम हो तो हमको बिल्कुल निसंकोच आप कमेंट कर सकते हैं, कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। ठीक है, मैं प्रयास करूंगा कि बहुत जल्द ही सारा वीडियोस आप लोगों के लिए प्रस्तुत कर दूं यूट्यूब चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद, टेक केयर्स।